अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज नावल मेरी रूह में बसा है तू की 10वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 10वीं किस्त। सरदार साईं का हुक्म है कि आप यहाँ से हट जाएं, वहाँ से किसी की भी नज़र आप पर पड़ सकती है। अगले चंद सेकंड बाद शबनम उसके सर पर पहुंचती इसे जाकवान का पैगाम दे गई थी। नायशा ने वहीं खड़े घूरकर जाकवान को देखा था, जो अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान होते हुए भी इसे ही देख रहा था। नायशा न जाने क्यों इस वक्त बिना कोई जिद की खामोशी से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। वहाँ से बैठकर अब वो बासानी उसे देख सकती थी। जागवान के बैठते ही महफिल का आगाज़ कर दिया गया था। सरदार साईं, आप हमारी यहाँ आमद से तो वाकिफ़ ही होंगे। इतने सालों से हम दोनों ख़ानदानों के बीच जो दुश्मनी चल रही है, हम उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब तो वैसे भी हमारे दरमियान एक और बहुत मज़बूत रिश्ता बन चुका है। हमारी बेटी आपकी हवेली की सरदारनी है। अब ये दुश्मनी कायम रखना गलती होगा, इसलिए अपनी बेटी की खातिर हम हर करवाहट दिल से निकालने को तैयार हैं। फ़हीम खान बोल रहे थे, जबकि अनायशा आंखें फाड़े ऐसे देख रही थी जैसे अपनी समातों पर यकीन ना कर पा रही हो। जो मामू उसे कभी मिलने नहीं आए थे, उनके दिल में अचानक इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई थी कि वो उसकी खातिर अपने सालों की दुश्मनी ख़त्म कर देते, वो भी यूं अपने दुश्मन के सामने सर झुकाकर और घुटने टेक कर। अनायशा समेत सभी जी जान से जागवान जतोई के फैसले के मुंतज़िर थे। वो क्या फ़ैसला करने वाला था, इस बात का इल्म किसी को भी नहीं था। आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं खान साहब, और इसी लिहाज से काफ़ी तजर्बाकार भी। क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है कि दुश्मनी ख़त्म करना इतना ही आसान होता है? वो भी उस इंसान वो भी उस इंसान के लिए जिसके जवान भाई को गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, बिना किसी कसूर और गलती के। अगर मैं उसी तरह 6 गोलियां आपके इस बेटे जाबिर खान के सीने में उतार दूं और कुछ अरसे बाद सुलह की नीयत से पहुंच जाऊं, तो क्या आप दुश्मनी ख़त्म कर देंगे? अगर आपके घर की औरतें बीच में ना पड़ी होती तो आप खान हवेली का एक मर्द भी जिंदा नहीं छोड़ना था मैंने। यह है जाकवान जतोई की ताकत। और आला ज़रफ़ी तो अभी आप देख ही रहे हैं, अपने भाई के कातलों को अपनी हवेली में अपने सामने बिठा रखा है। जाकवान बोल नहीं रहा था, तंज में डबो डबो कर तीर उनके सीने में खबोता उनको सब लोगों के सामने जलील कर रहा था, जो इससे इसके भाई को छीनने के बाद अब एक नई साजिश के साथ उसकी हवेली में आन पहुंचे थे। जाकवान की बात सुनकर जहां जतोई हवेली वालों के दिल में सुकून उतर गया था, वहीं खान हवेली के वालों के चेहरे बेइज्जती के मारे झुक गए थे। एक अनायशा ही थी जो यकटक ये सब देख रही थी। इसे अब जरजान को इस दिन की कई बात समझ आई थी, जो उसने अपने इलाके के सरदार के हवाले से कही थी। अनायशा के कानों में जरजान की कई बात गर्दिश करने लगी थी। अनायशा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रही हो। यकीन मानो, जितनी इज्जत बलोच अपनी औरतों को देते हैं, शायद ही इतनी इज्जत इलाके के किसी और इलाके के मर्द देते हैं। औरत के एक बार चल कर जाने पर बड़ी बड़ी दुश्मनियां ख़त्म कर दी जाती हैं। बाकी छोड़ो, मैं तुम्हें हमारे इलाके के सरदार का किस्सा सुनाती हूँ, जिनके सगे भाई का कत्ल किया गया और वो इसका बदला लेने की ताकत भी रखते और इरादा भी, मगर दुश्मनों के घर से औरतों के चल कर आने और खून माफ़ करने की दरख्वास्त पर ना सिर्फ दुश्मनी वहीं ख़त्म कर दी सरदार साई ने, बल्कि उन औरतों को अपनी हवेली से सिरों पर चादरें उड़ाकर रुखसत किया। तुम बोलो, ऐसा बड़ा दिल यहाँ के मर्दों में पाया जाता है? और रही बात कैद करके रखने की, तो उन्हें कैद नहीं किया जाता, इसे तहफ़्फ़ुज़ देना कहते हैं। जरजान की बातें याद करते न जाने क्यों अनायशा की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये शख्स अंदर से कुछ और था, मगर सबके सामने खुद को ज़ाहिर कुछ और ही करता था। इसे अब समझ आ रही थी कि यहाँ की औरतें अपने सरदार की इतनी दीवानी क्यों थीं। बज़ाहिर सख्त नज़र आने वाला उनका सरदार ना सिर्फ हवेली में मौजूद लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता था, बल्कि इसे अपने इलाके के लोगों का भी ख्याल था। तभी तो दुश्मन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली जरजान की भी ज़बरदस्ती होने वाली शादी रुकवाई थी। अनायशा के सामने एक एक करके जाकवान जतोई की सारी अच्छाइयाँ आने लगी थी। अगर आप ऐसा चाहते हैं सरदार से, और दुश्मनी को ऐसे ही कायम रखना चाहते हैं, तो हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, जिसे आप ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर इस हवेली में कैद करके रखे हुए हैं। इतनी बेइज्जती के बाद भी फ़हीम खान खामोश नहीं बैठ सके थे। इनका अंदाज़ बता रहा था कि आज जाकवान जतोई को हराने की पूरी तैयारी करके आए हैं। और उनके इस प्लान में जतोई हवेली की सब ख़वातीन भी शामिल थी। फ़हीम खान की बात पर अनायशा का दिल ज़ोर से धड़का था। उसने बेख्तियार अपने दिल से पूछा था, क्या वो यहाँ से जाना चाहती है या नहीं? मगर इस वक्त वहाँ छाई खामोशी अनायशा को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर गई थी। इसने गर्दन घुमाकर सफ़ीना बेगम की जानिब देखा, जो इसे अब बोलने का इशारा कर रही थी। अनायशा को बहुत अफसोस हुआ था उन्हें देखकर, जो सिर्फ अपने मकसद की खातिर अपने पोती की इज़्ज़त पर दाव पर लगवाना चाहती थी। अभी तो आपने कहा है कि आपकी बेटी सरदारनी है, फिर अचानक से वो यहाँ की कैदी कैसे बन गई? एक बात पर तो कायम रहना सीखें खान साहब। ज़ाकवान ने उनका दोगलापन वहीं बेनकाब किया था। महनाज बेगम की हर गुज़रते लम्हे के साथ सांसें मदम हो रही थी। वो जानती थी इनकरीब इन लोगों की दुश्मनी में इनकी बेटी पिसने वाली है। आपकी बीवी यहाँ की सरदारनी ही कहलाएगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इलाके वालों पर अपनी बेटियों की ज़बरदस्ती शादियाँ करवाने पर पाबंदी लगाने वाले सरदार जाकवान जतोई ने अपनी ही बीवी को ज़बरदस्ती इस हवेली में कैद करके रखा हुआ है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर आपने इतने दिनों से ज़बरदस्ती उसे यहाँ रखा हुआ है। इसे एक बार भी हमसे मिलने नहीं दिया, यहाँ तक कि इस बच्ची को इसकी माँ से भी बात तक नहीं करने दी। और जुल्म की इंतहा क्या होगी सरदार से? अगर आप सब लोगों को मेरी कही बातों पर यकीन नहीं आ रहा, तो अभी बुला लें अनायशा को, वो अपने मुँह से सबको सच बता देगी। सरपंच जी, आप सब लोगों के सामने भी सारी हकीकत आ जाएगी कि सफ़ेद पगड़ी पहनकर सरदार जाकवान जतोई जो सबके सामने खुद को असूल पसंद इंसान ज़ाहिर करते हैं, दरहकीकत वो एक बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब है। फ़हीम खान बोल रहा था, जब इर्द गिर्द खड़े जाकवान के कज़न और ख़ास आदमी इसकी इस गुस्ताखी पर इसका सर बदन से
जुदा करने का इरादा रखते थे, मगर ज़ाकवान के कुछ भी संगीन कदम न उठाने के हुक्म ने उनके हाथ बांध रखे थे। क्यों बुलाऊं मैं अपनी सरदारनी को यहाँ? वो यहाँ तुम्हारे किसी भी सवाल जवाब देने नहीं आएंगी। ज़ाकवान जतोई को भला कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सरदारनी इतने मर्दों के बीच आन खड़ी हो। मैं बहुत जानता था सरदार से आप ऐसा ही कहेंगे। वो क्या है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरदारनी के यहाँ आने से आपका पोल खुल जाएगा और इन मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने आपकी बेइज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फ़हीम खान ज़ाकवान को तैश दिलाना चाहता था ताकि गुस्से में आकर कहीं कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो उनके हक में बेहतर साबित हो। दूसरी जानिब अनायशा को अपनी कुर्सी से उठता देख इन सब ख़वातीन के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। तो फाइनली इनका प्लान अपनी कामयाबी की जानिब गामज़न था। सरदारनी साईं, शबनम ने आगे आते से रोकना चाहा। सरदार साईं की अलमारी से उनकी सबसे बड़ी शाल लाकर मुझे दो। अनायशा के हुक्म पर सभी ने आंखें फाड़कर इसकी जानिब देखा था, कैसे वो ज़ाकवान की शय पर हक जता रही थी। शबनम उसकी बात पर सर हिलाती अगले चंद सेकंड में शाल इसके गिर्द अच्छे से उड़ा चुकी थी। अनायशा ने एक शाल पहले भी कर रखी थी, वो अब दूसरी करते इसका नाजुक वजूद पूरी तरह शाल में छुप चुका था। इस तरह कि अब सरदार की सरदारनी पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। सरदार ज़ाकवान की इज़्ज़त खान हवेली वालों की इज़्ज़त जैसी बिल्कुल भी नहीं है कि ज़रा सी बात पर मिट्टी मिल जाए। और रही बात मेरी बीवी की, तो हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी मनखुआ को ज़बरदस्त ज़ाकवान की बाकी बात मुंह में ही रह गई थी जब अनायशा ने अंदर आते वहाँ मौजूद हर इंसान को हैरत के समंदर में गोता-ज़न कर दिया था, जिसमें सर फ़हरिस्त ज़ाकवान जतोई खुद था। ज़री जल्दी से फ़्रेश होकर बाहर आ जाओ और मेरी खानों का इंतखाब में मदद करवाओ। वो लोग आज रात को आ रहे हैं मंगनी की रस्म करने। एक हफ़्ते बाद फिर निकाह की रस्म होगी। तुम्हारी इस चिड़चिड़ी तबीयत को देखते रुखसती की रस्म कुछ अरसे बाद के लिए रख गई है। वो घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी जब भाभी के इस नए आर्डर शादी की रस्मों की तरतीब बताने पर वो तब उठी थी। भाभी प्लीज़ कुछ देर तो सुकून से रह लेने दें मुझे। भाड़ में जाएँ वो लोग और उनकी मंगनी की रस्म। प्लीज़ मेरे सर में दर्द है और अब दोबारा मेरे सामने इस हवाले से कोई बात न कीजिएगा। जरजान गुस्से से जवाब देती कमरे से निकल गई थी। वो शायद अभी कुछ देर पहले नहाई थी। इसकी कमर पर बिखरे गीले लंबे और स्याह बालों ने इसकी नाजुक कमर को पूरी तरह ढांप रखा था। अल्लाह जी इस लड़की को थोड़ी सी अक्ल दे दे। अब ये मगरिब के टाइम में यूं बाल खोल कर बैठोगी तो कोई जिन विन आशिक ना हो जाए इस पर। भाभी अपनी सोच के मुताबिक सर हिलाती वहाँ से निकल गई थी। जरजान घर के किसी भी फर्द से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने छत का रुख किया, क्योंकि वो जानती थी यहाँ मुलाजमीन में से कोई भी नहीं आता था। इस वक्त मैरून रंग के सादा से सूट में धुले धुलाए और रोए रोए से चेहरे के साथ जुल्फों की घनी घटाओं को अपने इर्द गिर्द बखेरे बहुत हसीन लग रही थी। वो भी सीढ़ियाँ बूर कर ही रही थी जब इसे ऊपर की जानिब किसी का साया सा लगा, जैसे पहले से ही छत पर कोई मौजूद है। साए से वो इसे कोई भी मर्द ही लगा था। मर्द मुलाजमीन को तो यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। भाभी के मुताबिक भाई और बाबा बाहर गए थे, तो फिर ये कौन था? जरजान कदमों में मज़ीद तेज़ी लाती जल्दी से ऊपर पहुंची थी। कौन है यहाँ? देखो, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। इससे पहले शोर मचाकर मैं सबको बुला लूँ, खामोशी से सामने आ जाओ। जरजान छत पर मौजूद बनाए गए स्टोर के आसपास से उसे तलाश करती धमकी आमेज़ लहजे में बोली, जब अचानक किसी ने पीछे से इसके होंठों पर अपनी मजबूत हथेली जमाते इसके पेट पर दूसरा बाजू फैलाकर इसे एक झटके से यूं अपनी जानिब खींचा था। जरजान इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यूं अचानक किसी की मजबूत कैद में आ जाने पर इसकी जान हवा हो चुकी थी, मगर नतनों से टकराती इसकी महक और मजबूत गिरफ्त का एहसास बना देखे भी जरजान को समझा गई थी कि वो इस वक्त किसकी गिरफ्त में है। अपनी पेट पर धंसी इसकी उंगलियां जरजान की जान निकाल गई थी। वो जितना इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, वो उतना इसे अपने करीब खींच लेता था। मुझ पर किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैं इस हवेली में अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से रह भी रही हूँ। इस हवेली की सरदारनी के सारे इख्तियारात मुझे दिए गए हैं। मैं यहाँ अपने सरदार साईं के साथ बहुत खुश हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। और मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे सरदार साईं पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। जो इंसान दुश्मनों की औरतों के एक बार चल कर आने पर अपने भाई का कत्ल माफ़ कर सकता है, वो अपनी बीवी की किस कदर इज़्ज़त करता होगा, ये सोच पाना भी शायद यहाँ बैठे मर्दों के लिए नामुमकिन सी बात है। अनायशा की सांस में बोलते ज़ाकवान जतोई समेत वहाँ बैठे हर इंसान को सख्ती में मुब्तला कर गई थी। सभी इस हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे कि अनायशा की रुखसती ज़ाकवान ने ज़बरदस्ती करवाई। वो ज़ाकवान को सख्त नापसंद करती है। फिर एकदम अपने सरदार के हक़ में अपने ख़ानदान वालों से लड़ जाना किसी की समझ में नहीं आया था। यहाँ के ज़ाकवान जतोई को खुद यही लगा था कि वो जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रहा है। भला उसकी ये ज़ख्मी लड़ाका शेरनी इसके हक़ में इतना सब कुछ कैसे बोल सकती थी? और जिस तरह वो सर से पैर तक अपने पूरे वजूद को इसकी शाल में लपेट कर लाई थी, इस बात ने तो ज़ाकवान जतोई पर गशी तारी कर दी थी। बेटा, आप पर किसी किस्म का कोई दबाव है जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रही हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ मौजूद हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपको बाहिफाज़त यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। सबसे पहले फ़हीम खान ही गहरे शौक से जागे थे। ज़ाकवान जतोई को खुद यही लगा था कि वो जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रहा है। भला इसकी ये ज़ख्मी लड़ाका शेरनी इसके हक़ में इतना सब कुछ कैसे बोल सकती है?
सरदारनी नाशिज़ ज़ाकवान जतोई को डराना धमकाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है मामू जान, और जब मैं आपके साथ जाना ही नहीं चाहती तो आप क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं मुझे। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे सरदार साईं मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, मैं चाहती हूँ आप भी वैसे ही करें। माफ़ी चाहती हूँ सरदार साईं, आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ आई, मगर मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई यूँ आपकी तौहीन करे। अनायशा फ़हीम खान जैसे बंदे की बात काटती उन्हें वहीं खामोश करवा गई थी, और आखिर में आंखों में अकीदत भरे ज़ाकवान को मुखातिब करती इसे बुरी तरह घायल कर गई थी। ज़ाकवान जतोई ज़िंदगी में पहली बार किसी के सामने यूँ चारों शाने चत हुआ था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि इसकी सरपरी सरदारनी को आखिर हुआ क्या है, जो इसे देखे बिना बस लड़ने मरने को दौड़ी थी। वो अचानक से झूठ सच की मिलावट करती इसके लिए कैसे अपने खानदान वालों के आगे आन खड़ी हुई थी। इसने तो हर बात में अनायशा पर अपना हुक्म ही चलाया था, यहाँ तक कि उसकी सबसे पर्सनल शय उसका मोबाइल तक इसे छीन लिया था, मगर फिर भी ये लड़की इसकी तरफदारी कर रही थी। ज़गवान इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए यकटक इसे तके गया। ये लड़की जाते जाते इसके दिल पर बहुत बड़ी क़यामत ढा गई थी। दुश्मनों के वार से तो वो बहुत आराम से बच गया था, मगर उसकी सरदारनी ने इसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। खुदा हाफिज़ मामू जान। अनायशा वहाँ से जा चुकी थी, इसके जाते ही ज़गवान भी अपनी कुर्सी से उठता महफिल बर्खास्त कर गया था। जालीदार दीवार के पीछे बैठी महनाज बेगम अपनी बेटी का ठहरा पुरसकून अंदाज देख एक बार फिर से जी उठी थी। उनकी अपनी बेटी के लिए मांगी दुआएं रंग लाई थी, वो अक्लमंदी का मुजाहरा करती दुश्मनों की चाल से बच निकली थी। वहीं दूसरी जानिब बैठी सफीना बेगम और बाकी सब सख्ते से अभी तक नहीं निकल पाई थी। उन्होंने क्या सोचा था और यहाँ क्या हो चुका था। ये सरदारनी उनकी सोच से भी ज़्यादा शातिर निकली थी, जिसने इतने सारे मंजे हुए खिलाड़ियों को एक साथ मात दे दी थी। सरजान इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यूँ अचानक किसी के मजबूत कैद में आ जाने पर इसकी जान हवा हो चुकी थी, मगर नतनों से टकराती इसकी महक और मजबूत गिरफ्त का एहसास बिना देखे भी सरजान को समझा गई थी कि वो इस वक्त किसकी गिरफ्त में है। अपने पेट पर धंसी इसकी उंगलियां सरजान की जान निकाल गई थी, और जितना इसे दूर होने की कोशिश करी थी उतना इसे अपने करीब खींच लेता था। वो अपने होंठों से इसका हाथ हटाने की कोशिश करी थी, जो ना तो इसे हिलने दे रहा था और ना ही बोलने के काबिल छोड़ा था। मैं हाथ हटा रहा हूँ, अगर ज़रा सी भी कोशिश की चिल्लाने की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। दिलशेर इसके कान के करीब झुककर सरगोशियाना लहजे में बोलता दिलशेर इसके कान के करीब झुककर सरगोशियाना लहजे में बोलता इसकी मज़ामत का दम तोड़ गया था। इसकी गर्म सांसें और भारी बोझल लहजा सरजान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी से दौड़ा गया था। इसे महसूस हुआ था जैसे दिलशेर ने इसके बालों को छुआ है, मगर वो पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। छोड़ो मुझे, क्यों आए हो तुम यहाँ। सरजान इसके हाथ हटाती फाड़ खाने वाले लहजे में बोलती इसकी जानें पलटी थी, मगर दिलशेर की पेट पर मौजूद गिरफ्त और बाल में महसूस होते लम्स पर सरजान सुनसी हुई थी। सरजान के पूरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। ये शख्स आखिर चाहता क्या है इससे। इसकी मोहब्बत को ठुकराने के बाद भी इसे चैन क्यों नहीं आ रहा। इसकी ढीली पड़ती गिरफ्त पर सरजान इसका हाथ झटकती फ़ौरन इससे दूर हुई थी। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ, क्यों जान नहीं छोड़ देते हो तुम मेरी, क्यों सुकून से जीने नहीं देते मुझे। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मेरा दिल तोड़कर सुकून नहीं मिला तुम्हें, जो अब मुझे बदनाम करने यहाँ पहुँच गए हो। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तुम और तुम्हारा सरदार फिर कोई चाल चल रहे हो। कैसे बुज़दिल मर्द हो तुम लोग। दुश्मनी निभानी है तो मर्दानगी दिखाकर मर्दों से लड़ो ना, औरतों को मेरा क्यों बनाते हो। ज़रा शर्म और गैरत नहीं बची तुम लोगों में। सरजान बिना सोचे समझे एक ही सांस में बोलती चली गई थी। इसका इस शख्स पर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, मगर दिलशेर ने इसकी बात ख़त्म होते ही इसके हसीन जुल्फ़ों को मिट्टी में दबोचकर इनकी नरमाहटें महसूस करते से अपनी जानिब खींचा था। मैं सरजान इतना ही बोले जितना बाद में सह सकें। आपको इन अल्फाज का बदला बहुत जल्द सूद समेत लौटाऊंगा। सरजान के हसीन बालों में अपनी उंगलियां पूरी तरह उलझाते हुए इसे मजीद तपा गया। छोड़ो मेरे बाल और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैंने एक ही आवाज़ देकर सबको बुला लेना है। क्यों आए हो तुम यहाँ। सरजान इसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद करवाने चाहे थे, जो बच्चों की तरह इसके बालों से खेलने में खेलना शुरू हो चुका था। अपनी शाल लेने आया हूँ मैं, जल्दी से मेरी शाल वापस करो मुझे। दिलशेर की बात पर सरजान ने हुनको की तरह से देखा था। तो क्या वो यहाँ इस तरह छुप कर अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ अपनी शाल लेने आया था क्या। सरजान की शक्ल देख दिलशेर ने मुश्किल अपना कहकर रोका था। मेरी शाल वापस चाहिए मुझे। दिलशेर ने इसके आधे खुले मुंह को अपने मुंह को बंद करते अपनी बात दोहराई थी। तुम एक इंतहाई। सरजान कुछ कहते कहते रुकी थी, मगर जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी दिलशेर इसकी खिलाई थम कर इसे दीवार के साथ लगाते इसके दोनों जानब अपनी बाहों का मजबूत हिसार कायम कर गया था। मैं एक इंतहाई कंजूस इंसान हूँ, अपनी शय किसी को देना तो दूर, इस पर किसी की परछाई भी पड़ने नहीं दे सकता। इसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाना मुझे दीवार से टिका गया था। इसे गंभीर बोझल लहजे में सरजान झकटक इसे देख गई थी, जो इसकी आंखों में आंखें गाड़े इसे हिप्नोटाइज कर गया था। सरजान अभी भी कोई समझ नहीं पाई थी जब दिलशेर अपनी पॉकेट से रिंग निकालता इसके हाथ में पहना चुका था। सरजान हक्का बक्का सी आंखें फाड़े से देख रही थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि दिलशेर ऐसा कुछ कर जाएगा। आज इसकी मंगनी थी और इस उंगली में इसे अंगूठी पहनाई जानी थी। सरजान ने इसे अपना हाथ आज़ाद करवाते जल्दी से वो रिंग निकालनी चाहिए, मगर वो इतनी तंग थी कि सरजान की उंगली में फंस कर रह गई थी। ये क्या किया तुमने। मेरी मंगनी ही आज, सरजान परेशानी से बोली, जबकि दिलशेर मंच से खड़ा इसकी खपकी पर गौर फरमा रहा था। चच कितना अफसोस हो रहा है तुम्हें, तुम्हारी मंगनी की रस्म ख़राब कर दी मैंने। लेकिन मैंने भी कहा था ना तुम्हें, अपनी चीज़ों के मामले में बहुत कंजूस हूँ मैं, किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलशेर इसका हाथ थम कर वहाँ अपने लब रखते जहाँ से आया था वहाँ गायब हो चुका था, जबकि सरजान अपनी जगह गुमसुम सी खड़ी इसकी बातों को मफ़हूम समझने लगी थी।
मुझे मेरी मामा से मिलना है शबनम। अनायशा वहाँ से निकलती सीधी शबनम के पास आई थी, जो अकीदत भरी नज़रों से इसे ही देख रही थी। सरदारनी साईं, सरदार साईं की मर्ज़ी के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकती, शबनम बेबसी से बोली। जब इसी लम्हे अपने अकब से आती महनाज बेगम की आवाज़ पर अनायशा झटके से पलटी थी। अनायशा, मेरी बेटी कैसी है? महनाज बेगम दरवाजे में खड़ी मोहब्बत से बाहें फैलाती बोली थी। सरदार ज़ाकवान, जो तो जिस औरत को यहाँ कभी कदम न रखने देने की कसम खा चुका था, आज उसी औरत को इसने अपनी हवेली में दाखिल होने दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरदारनी की खातिर। मगर ये बात अनायशा इस वक्त नहीं समझ पाई थी। मामा, अनायशा उनकी आगोश में समा गई। आप यहाँ तक कैसे पहुंची? मतलब ज़ाकवान जतोई। अनायशा को समझ नहीं आता कि ज़ाकवान ने अचानक ये रहमदिली कैसे दिखा दी थी। ज़ाकवान जतोई की मर्ज़ी और इजाज़त से ही आई हूँ मैं। महनाज बेगम इसी का हाथ चूमती मोहब्बत से बोली थी। मुझे आपके साथ जाना है मामा, मुझे यहाँ मज़ीद नहीं रुकना। अनायशा भी मज़ीद भी बोल रही थी, जब ज़ाकवान को वहाँ दाखिल होता देख अनायशा की ज़बान को ब्रेक लगी थी। आप घर वाले बाहर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इसको सर तासरात के साथ घूरता वो महनाज बेगम से मुखातिब हुआ था। सरदार साईं, महनाज बेगम ने ज़ाकवान को अनायशा की बात सुनकर गुस्से में आता देख सफाई देनी चाहिए थी। शबनम, मैंने पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनकी गाड़ी तक छोड़ कर आओ। ज़ाकवान उनकी वजाहत बीच में ही काटता शबनम को हुक्म दे गया था। इसे अपने और अपनी सरदारनी के बीच सफाई देने के लिए कोई तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था, जबकि अनायशा इसके यूं बात काटने पर नागवारी भरी नज़रों से इसे घूर रही थी। इसने गुस्से से कुछ कहना चाहा था, मगर महनाज बेगम इसका हाथ थामते इसे खामोश रहने का इशारा करती वहाँ से निकल गई थी। वो बदअच्छे से जानती थी कि अपने आगे आवाज़ उठाने वाले को ज़ाकवान जतोई माफ़ नहीं करता, मगर वो ये भी नहीं जानती थी कि ज़ाकवान जतोई अपने सामने अपनी सरदारनी को बोलने का हक देख चुका था, जो उससे लड़ भी सकती थी और उस पर गुस्सा भी दिखा सकती थी। तुमने मेरी मामा को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? अनायशा उन दोनों के निकलते ही ज़ाकवान के मुकाबले आई थी, जो बहुत गहरी निगाहों से उसे घूर रहा था। तुमने अभी कुछ देर पहले मेरी तरफदारी करके और अपने ख़ानदान वालों के खिलाफ जाकर मुझ पर जो एहसान किया है, इसी के बदले तुम्हारी माँ को तुमसे मिलवा कर वो एहसान चुकता किया है। इस एहसान की मदद इतनी ही थी। ज़ाकवान से जवाब देता वापस पलटा था। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए सरदार ज़ाकवान जतोई। मुझे मेरी मामा और बाकी घर वालों के साथ वापस जाना है, और मैं जाऊँगी। देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे। अनायशा को इसका अंदाज़ मज़ीद आग लगा गया था। वहाँ से जाने के लिए पलटी थी, मगर अभी वो दरवाजे से निकली भी नहीं थी, जब ज़ाकवान के अदा किए जाने वाले अल्फाज इसके कदम वहीं जकड़ गए थे। अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम भी रखने की कोशिश की, तो हवेली के बाहर गाड़ियों में बैठे तुम्हारे ख़ानदान के एक वर्द के सीने में मेरी गार्ड्स गोलियाँ उतार देंगे। ज़ाकवान की बात सुनकर अनायशा झटके से पलटी थी। इसने बेयकीनी भरी नज़रों से ज़ाकवान को देखा था। इसकी लाल आंखें बता रही थीं कि इस वक्त वो कितने गुस्से में था। अनायशा को एकदम उससे खौफ महसूस हुआ था। इसने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, फिर इसका ये साइको सरदार इतने गुस्से में क्यों था? अनायशा सोच कर रह गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इसके यहाँ से जाने की बात ही ज़ाकवान जतोई का सोया गुस्सा जगा गई थी। सरदार ज़ाकवान जतोई, तुम होश में तो हो? तुम अपनी ये दरिंदगी मेरे सामने दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। अनायशा की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी, जब ज़ाकवान इसे करीब आने से दोनों बाजू थामकर पीछे मौजूद दीवार पर टिकाता, इसे भी दीवार से लगाता पूरी तरह इस पर हावी हुआ था। इसके जारहाना मन पर अनायशा ने धड़कते दिल के साथ इसे देखा था। मेरी दरिंदगी अभी देखी कहाँ है आपने सरदारनी साहिबा, और मुझे वो दिखाने पर मजबूर भी मत करें, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़ाकवान इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते इसे अपनी गर्म तपिश ज़्यादा सांसों से झुलसा गया। अनायशा को बेहद हैरत हुई थी। इतने अरसे गुस्से में तो इसने ज़ाकवान को तब भी नहीं देखा था जब इसने इसे गोली मारी थी। तो क्या ये रद्द-ए-अमल सिर्फ इसके यहाँ से जाने वाली बात पर था? क्या वो इसके सिर्फ यहाँ से जाने वाली बात पर इतना तैश में आ गया? मगर क्यों? वो तो उससे मोहब्बत का दावेदार भी नहीं था। फिर ये आंखों की वहशत ना और एक अजीब सा खौफ अनायशा का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठता चला गया। इसे बेख्तियार ज़ाकवान जतोई का भी कुछ देर पहले किया भला याद आया था। अगर वो चाहता तो इसे इसकी माँ से ना मिलवाता। वो क्या बिगाड़ सकती थी भला इसका? ज़ाकवान अपनी बात कहते पलटने ही वाला था, जब अनायशा इसके सीने से शर्ट दबोचती से वापस अपने मुकाबले आने पर मजबूर कर गई थी। सरदार ज़ाकवान जतोई, आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते और ना ही अपनी इन धमकियों से मुझे खौफज़दा कर सकते हैं। थैंक्स मेरी मामा को मुझसे मिलवाने के लिए। अनायशा के गुस्से से बिना खौफ खाए और उसकी आंखों में झांकती बोलती वहाँ से हटने लगी थी, मगर अब की बार ज़ाकवान इसे कंधे से दबोच कर वापस दीवार से लगा गया था। तुम ये सब बोलकर मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकती। ज़ाकवान अपनी सरदारनी की ड्रामेबाजियाँ बहुत अच्छे से समझ रहा था, जो एक पल से इसे गुस्सा दिलाती थी और अगले ही लम्हे इंतहाई होशियारी का मुजाहरा करती इसे अपने आगे चारों निशाने जद कर देती थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही सरदार साईं, मैंने सिर्फ शुक्रिया अदा किया, मगर आपकी अक्कड़ और गरूर तो शायद आपको इसकी भी इजाज़त नहीं देता। तुम ये सब बोलकर मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकती। ज़ाकवान अपनी सरदारनी की ड्रामेबाजियाँ बहुत अच्छे से समझ रहा था। अनायशा इसे दो-बदो जवाब देती, अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवानी चाहिए। तुम बहुत आसानी से आज मेरे खिलाफ बोलकर अपनी एक ऐसे छुटकारा हासिल कर सकती थी। तुम्हें अब तुम्हारे पूरे ख़ानदान की सपोर्ट हासिल थी, मगर तुम्हारी अपने पैरों के खिलाफ जाकर मुझे सपोर्ट करने वाली बात समझ नहीं आई मुझे। ज़ाकवान ने अपने दिमाग में खलबलाता सवाल पूछ ही लिया था।
कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी मुझसे। सागवान ने इस्तज़ाई अंदाज में उसे देखा था, जो पहले ही बहुत गौर से इसके मगरूर नकूश को घूर रही थी। ये शख्स उनके साथ साथ हर शय में मालामाल था, बेशुमार दौलत, पावर और सब कुछ कर गुजरने का इख्तियार, जिस इंसान को जैसे मर्जी चाहे घुमा डालता था। मगर अनायशा को इसकी भूरी मगरूर आंखों में एक अजीब सा खालीपन नजर आता था, जैसे वो इतना सब पाने के बाद भी खुश नहीं है, अभी भी कुछ हासिल करने की तशनगी बाकी है। मगर वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये शख्स कभी किसी आगे खुलने वाला नहीं था, ना ही किसी को अपने अंदर का दर्द बताने वाला था। इसे तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अनायशा को अभी भी यही लगता था कि ज़ाकवान तो के लिए भी कोई अहमियत नहीं रखती, वो सिर्फ उसे अपनी ज़िद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। असल हकीकत क्या थी, शायद उससे ज़ाकवान तो के सिवा कोई भी वाकिफ़ नहीं था। मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब भी नहीं हुआ सरदार साईं कि तुमसे मोहब्बत करूँ। इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ रहते तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो चुका है। मैं जानती थी मैं तुम्हारे खिलाफ 1000 गवाहियाँ क्यों ना दे दूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगे मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। अनायशा ने इसे अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। वो ये नहीं बता सकती थी कि ऐसा करने पर इसे इसके दिल ने मजबूर किया है। काफ़ी समझदार हो गई है सरदारनी साहिबा। भगवान इसकी जानिब झुका था जब इसके एकदम अपने इतने करीब होता देख अनायशा ने घबरा कर इसे देखा था। तुम ही ने तो कहा था कि शुक्रिया अदा करना नहीं आता मुझे, वही करने लगा हूँ। इससे पहले कि भगवान के इरादे अनायशा समझ पाती, वो उसकी गर्दन पर चमकते दिल पर अपने होंठों का लम्स छोड़ता वहां से पलट गया था, जबकि अनायशा अपने बेकाबू होते दिल की धड़कनें कंट्रोल करती कितनी ही देर वहां खड़ी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सागवान ने का करीब आना इसका छूने से बुरा क्यों नहीं लग रहा, पहले की तरह नागवार क्यों नहीं गुजर रहा। अनायशा फिलहाल अपनी कैफियत समझने से खुद भी कासिर थी। कहीं मुझे इससे मोहब्बत तो ना ना नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अनायशा ये बात सोचते ही खाम उठी थी। उसे ये बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी। वो यहाँ रहते इतना तो समझ गई थी कि सागवान से मोहब्बत करना इतना हाई मुश्किल अमर था। वो शख्स इसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल इंसान था। ये था नावल की 10वीं किस्त। जल्दी हाजिर होंगी नावल की 11वीं किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।